नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो ये स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है ये नवरात्रि के ऊपर आया है। देवी शक्ति की यहाँ पर बात की गई है और क्या क्या हम सीख सकते हैं इस आर्टिकल से, तो यहाँ पर ये भी सभी चीज़ें जो हैं हमें बताई गई हैं। तो जो नवरात्रे हम मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, तो इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ख़ास तौर पे जो हमारी अंदर की जर्नी है उसके लिए। जो अगर हम अंदर से जो है निर्मल होंगे, मल से रहित होंगे, तभी जो है बाहर से जो है हम निर्मल दिख सकेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अंदर से निर्मल होते हैं, और बाहर से भी निर्मल होते हैं। तो वो इस कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पर बात की गई है, और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो होते हैं जो अंदर से जो है वो मैले होते हैं, लेकिन बाहर से वो निर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे लोग जो है ना, वो सही लोग नहीं होते हैं। तो हमें जो संगत करनी है उनकी करनी है जो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से निर्मल है। और कौन बंदा अंदर और बाहर से दोनों तरफ से निर्मल है ये पता चल जाता है अगर हम उस इंसान को ऑब्जर्व करें कुछ समय तक। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि अगर किसी को आगे बढ़ने की बात बोलते हैं, किसी को सामने जो है झुककर चलते हैं, तो कुछ लोग इसको वीकनेस का साइन मानते हैं। कि मतलब जो है कोई इंसान है वो दूसरे के जो है नीचे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात बोली गई कि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, इसको वीकनेस की निशानी नहीं माननी चाहिए। ये एक एनकरेज है। बहुत ही ये बहादुरी वाला काम है, क्योंकि ये वही काम कर सकता है ये इंसान जिसके अंदर जो है ईगो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जिसने अपने अंदर की ईगो को ख़त्म कर दिया है, तो वही जो है इन बातों में नहीं पड़ता। अगर किसी के बारे में उसने कुछ भी बोलना होता है, या फिर किसी को आगे जो है पुट करना होता है अपने आगे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो क्वालिटी, जो ये क्वालिटी है जहाँ पर हमने अपने ईगो को ख़त्म कर दिया है, हम जो है एक बैलेंस्ड होके चल रहे हैं, निर्मल होके चल रहे हैं, झुक कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वालिटी को बैलेंस करने की बात बोली गई है। हौसले के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, और सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी। इन चीज़ों के साथ इस क्वालिटी को हमें जो है मेंटेन करके चलना है, अगर जिनके पास ऐसी क्वालिटी है। तो बहुत सारे लोग जो है जूझ रहे हैं कि ऐसी क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक क्वालिटी बाय बर्थ डेवलप है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये जो क्वालिटी है अपने अंदर डेवलप कर ली है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्त्री की जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो वुमन की क्वालिटीज़ होते हैं, तो यहाँ पर बात बोली गई है सच एज लव, फॉरबेरेंस, केयर, कंपैशन, करेज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमिलिटी। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये अच्छी लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हमने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, परमार्थ के मार्ग के ऊपर अगर हमने आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें बहुत क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा जो है हम जो है अपनी आत्मा के जो क्लोज नहीं जा सकते हैं अगर ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही हैं। तो ये भी जो है प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया, और सिर्फ आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो अपनी आदतें हैं उनको भी बदलना होगा। आदतें नहीं बदलेंगे, बेशक हमने भक्ति शुरू की है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अपने अंदर का जो इनर कॉन्शियस है उसको हमने डिस्कवर करना है। तो आगे यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, अपने आप को जानने की बात बोली गई है। तो तभी करेंगे जब इन सब बातों का जो है हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जितनी भी ये क्वालिटीज़ है, मोस्टली ये क्वालिटीज़ जो है वोमेन के अंदर होती है। वोमेन फाइंड इट ईजियर टू एक्सप्रेस देम फॉर फीलिंग्स ऑफ लव एंड डिवोशन कम्बाइंड विद प्रोफाउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर्स कम नेचुरली टू देम। ये जितने भी आते हैं यहाँ पर डिस्कस किए, नेचुरली वोमन के अंदर डेवलप होती हैं। तो उनके लिए काम थोड़ा आसान होता है। और लास्ट में यहाँ पर नवरात्रि की बात बोली गई कि हमें इनकरेज करते हैं कि हम समझें अपने अंदर की जो पावर है उसको समझें, उसको एक्सप्लोर करें। इंस्पायर करता है जो विजन होता है, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे कैन मेक टू ब्रिंग अबाउट द सोशल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन रेवोल्यूशन। तो समाज में भी क्रांति जो है ला सकते हैं। इसके अलावा जो वुमेन
हैव द सेरेनिटी एंड जेंटलनेस टू सी बियॉन्ड प्रेजुडिस एरोगेंस एंड ईगो। तो वोमेन के अंदर ये काबिलियत है कि जो खराब व्यवहार होता है इससे ऊपर उठ के वो बात करें। ओके, तो ये जो ओकेजन होता है नवरात्रि का, तो यहाँ पर हमें सबको सीखने की ज़रूरत है, चाहे मैन है चाहे वोमेन है, कि अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको सही करें। ओके, और वोमेंस को भी जो है अच्छे से ट्रीट करें, डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, उनकी इज्जत करें। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। तो ये था आर्टिकल जो नवरात्रि के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशनल आर्टिकल है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है मनीटाइजेशन के बारे में। तो अभी जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है कि जो भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट है उसको मोनेटाइज जो है वो कर रहा है, वो करने जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर डिस्कशन की है जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ओके, गीता गोपीनाथ। ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अभी जो है ये आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पद पे ये तैनात हैं। तो इन्होंने भी अपनी एक सलाह दी थी जो आरबीआई की मोनेटाइजिंग जो चल रही थी उसके खिलाफ। इन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आरबीआई फिजिकल डेफिसिट को घटाने की कोशिश करता है खुद से पैसे देके, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मार्केट कॉन्फिडेंस है, ओके, जो बाजार का जो विश्वास है आरबीआई के ऊपर, तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, वो भी बढ़ सकती है। ओके, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होंगे जो आरबीआई जो है फिजिकल डेफिसिट को मोनिटाइज कर रहा है, ओके, घटाने के लिए पैसा मार्केट में उसकी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि ये जो नए नॉर्म्स यहाँ पर अपनाए गए हैं तो ये एमर्जिंग मार्केट्स में ही ये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है एक तरह की इमर्जिंग मार्केट है, अभी आगे बढ़ रही है। ओके, अगर हम कंपेयर करें एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी फंडा जो है या नहीं चलाया जा रहा। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो मनी है वो क्रिएट की जाए, ओके, वो लोगों के हाथों में ये प्रोवाइड की जाए, ओके, जिससे कि वो आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट डेट और जो प्राइवेट डेट है दोनों को वो धीरे धीरे करके खरीदे। ओके, तो यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो है गवर्नमेंट डेट और प्राइवेट डेट ये कम किया जाए। ओके, पैसा जो है सप्लाई करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाकर। तो हमेशा अगर लिक्विडिटी जब भी बढ़ी है पैसे की मार्केट में तो हम महंगाई दर जो है हमेशा जो है वो भी बढ़ी है साथ ही साथ, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, ओके, तो सपोज करो दोनों के पास, दो बंदे हैं, दोनों के पास 100 रुपया है, ओके, जो प्रोडक्ट खरीदना है उसकी वैल्यू भी 100 रुपया है। तो ओके, तो दोनों में से किसी एक ने खरीदना है तो जो ज़्यादा पैसा दे देगा तो वही खरीद के लेकर जाएगा। तो कहने का मतलब 100 रुपये की चीज़ जो है हो सकता है वो 150 रुपये में बिके, तो महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ पर ये चीज़ बात बोली गई है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है खासतौर पे इंडिया जैसे मुल्कों में वो बहुत ही कमज़ोर है। ओके, और स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर इकॉनमी को यहाँ पर डेथ के रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अगर स्टेबिलिटी आपने रखनी है तो तभी होगी जब आप उसको ज़िंदा रखोगे इकॉनमी को। जब ख़त्म ही कर दोगे फिर क्या स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट उसके ऊपर और आरबीआई के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ऑथर की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि जो सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उसको डायरेक्टली पिक कर रहा है। ओके, और इसके साथ ही साथ जो बैंक्स हैं, ओके, दे सब्सक्राइब टू द डेट इशू। द डिफरेंस इज नॉट मच कंसिडरिंग दैट बैंक्स आर डीलिंग इन द लिक्विडिटी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक under assorted windows. Okay, so the only question really is whether direct monetization is preferable to indirect monetization or not. So सीधी सी बात यहाँ पर ये बोली गई है। ओके, सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहा है। ओके, जो बैंक्स हैं वो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं इस डेट इश्यूज को। ओके, क्योंकि बैंक जो है ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है आरबीआई के साथ। ओके, तो जो भी आरबीआई फैसला लेगा उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट बैंक्स के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है लिक्विडिटी वो भी उसके साथ भी बैंकों को डील करके चलना है, सेंट्रल बैंक को डील करके चलना है। तो ये क्वेश्चन यही है कि जो ये डायरेक्ट मनीटाइजेशन जो आरबीआई करेगा ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, क्या ये प्रेफरेबल है या नहीं। तो आगे जो यहाँ पर बात की गई है कि जब भी कोई बैंक पब्लिक डेट इशू को जहाँ उसको रिस्पॉन्ड करता है उसको जो है टैकल करके चलता है। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात होती है जो मार्केट डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पर वो काम करने की कोशिश करता है। ओके, तो जो बिडिंग होती है वो मार्केट डिमांड से यहाँ पर चलती है। लेकिन इसके अलावा जो आरबीआई है वो जो है डायरेक्टली पिक कर रहा है जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है उसको। ओके, और सेंट्रल बैंक जो है अपने हिसाब से ही जो है अपना जो है यील्ड यहाँ पर बना रहा है। ओके,
यहाँ पर जो मार्केट डिमांड है उसको यहाँ पर कंसीडर करके नहीं चल रहा है। ओके, तो अपने हिसाब से ही जो है यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट के जो है फेवर में। तो यहाँ पर और आगे बात की गई है, जब गवर्नमेंट ऐसा पैसा लेके आरबीआई से मॉनिटाइजेशन लेके जब पैसा स्पेंड करेगी आने वाले समय में, ओके, तो कैसे करेगी? एडिशनल पब्लिक डेट, ओके, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मॉनिटाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आने वाले समय में रिजल्ट यही होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और साथ ही साथ पोटेंशियल बढ़ जाएगा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनका क्राउडिंग आउट होने का। ओके, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हो सकती है आने वाले समय में अगर इस तरीके से काम चलेगा। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है जो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, सो सीधी सी बात है, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस तो राइज होंगे ही होंगे। इकॉनमी का ये बहुत ही पुराना फंडा है और आने वाले समय में जो प्राइस चेंजेस होंगे वो नेगेटिव या मिनिमम जो भी प्राइस चेंजेस है वहाँ उस दर तक ही वो पहुँच सकते हैं। ओके, अगर कहीं पर भी सप्लाई में कोई भी किस तरह का कॉन्स्टेंट आता है। यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि यहाँ पर जो सीधी सी बात है ना वो है कि जो भी पैसा अगर सरकार ले भी रही है मनीटाइजेशन की तरफ से, तो उसको कैसे स्पेंड करना है ये सबसे बड़ी बात है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जब पहला लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट ने कुछ पैसे लिए थे तो उसको ज़्यादातर जितने पैसे लिए थे स्कीम्स के अंदर ही उन्होंने लगा दिए थे, या फिर कुछ लोन एग्रीमेंट जो फ्री लोन, कुछ लोन ऐसे थे जो कोलैटरल फी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे लोगों को अलग अलग स्कीम्स के तहत, तो वहाँ पर जो पैसा चला गया वो बैड लोन घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बात बोली गई कि हमें पैसा ऐसे स्पेंड करना है समझदारी से कि ताकि कि हमारी फिजिकल सिचुएशन जो है ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो आने वाले समय में। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात बोली गई है कि जो जनरलाइज स्कीम है पुशिंग मनी इनटू द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स, जैसे अभी स्कीम आई थी, मैंने 2-3 दिन पहले पीआईबी में डिस्कस किया था कि 10,000 रुपया एडवांस दिया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल सीजन के वजह से, ताकि कि वो पैसे को जो है ना 1 अप्रैल 2021 से पहले स्पेंड करें, कहीं ना कहीं ज़रूर खर्चें, ताकि कि जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़े। तो यहाँ पर इसको भी अपोज किया गया है कि इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि जो पैसा आपने हाथों में पकड़ाया है वो खर्चे या ना खर्चे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यही बात बोली गई है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, जो पैसा वो उनको पकड़ा रही है वो पैसा जो है सीधे डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में लगाती, खासतौर पे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात बोली गई है कोई, इसके थ्रू वो स्पेंड करती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ओके, इसके अलावा जो लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है कि जो मूवमेंट है गुड्स और पीपल की, लोगों के आने जाने की पैंडेमिक की वजह से उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो उनको हमें केयर करके चलना है, कंट्रोल करके चलना है। जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं उनको जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सरसाइज करनी है, मतलब किसी तरीके से कोई भी जो है खामी नहीं रहनी चाहिए। और जो प्रैक्टिस है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, वो उसको हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो बेशक सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए हैं बहुत सारे, तो फिर भी लोग जो है मतलब चीज़ें सामान खरीदने बाहर नहीं आ रहे, वो सामान सिर्फ उतना ले रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है, फालतू का रश वो नहीं बना रहे हैं अभी भी जो है मार्केट में जाकर। सो देखो ये सिचुएशन डिपेंड करती है अलग अलग शहरों में। कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, ओके, मास्क वगैरह लगाया है, लेकिन किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में जाने से कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो सिचुएशन तो वैसे कह सकते हैं कि पहले जैसी हो गई है जैसे पहले इंडिया काम करता था। ये जो नॉर्म्स बताए जा रहे हैं अभी इतने जो है इफेक्टेबल अभी नहीं लग रहे हैं जो सिचुएशन हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बीजिंग और कनाडा, इन दोनों में जो खराबी चल रही है, ओके, इन दोनों मुल्कों में जो तनाव चल रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि सिर्फ इंडिया के साथ ही इसका क्लैश नहीं है, और भी बहुत सारे मुल्कों के साथ इसने अपना क्लैश जो है बना रखा है। तो अभी इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबको पता है कि जो है बेशर्मी से जो है चाइना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे जो है अपनी फौजें लगाकर बैठा हुआ है। ओके, बिना मतलब से जो है वहाँ पर अपनी आर्मी को जो है ज़ीरो लाइन से आगे कर रहा है। ओके, और ये चीज़ जो है यहाँ पर बात बोली गई, जो बिहेवियर है ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है चाइना का इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करें तो। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कनाडा के रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना का जो एम्बेसडर है कनाडा में, उसने जो है धमकी दी है कनाडा को, थ्रेटन किया है
कि जो हांगकांग में उनके 3 लाख के ज़्यादा जो कैनेडियंस हैं, उनको जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, ओके, जो कैनेडियन कंपनीज हैं उनको वो बंदी बना लेंगे, हॉस्टेज बना लेंगे, ओके, अगर कनाडा जो है जो भी बातें चाइना के खिलाफ कह रहा है उसको बंद नहीं कर रहा है, ओके। तो क्या कर रहा है कनाडा? तो कनाडा एक्चुअली जो हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके खिलाफ उसने बोला था, और भी बहुत सारी बातें हुई थी जिससे कि चाइना नाराज़ हो गया। तो उसी के संदर्भ में बीजिंग ने ये चेतावनी दी है कि उनके लोगों को ही हॉस्टेज बना लिया जाएगा हांगकांग में। तो यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर बात बोली गई कि ये वायलेशन है डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस की, ये कोई प्रोटोकॉल के हिस्सा नहीं है। जब भी डिप्लोमेटिकली कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलता है तो ऐसी वहाँ पर बात आप नहीं कर सकते, सीधे सीधे आप वायलेशन जो है कर रहे हैं। तो हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ पर ये चीज़ें जो है नहीं चलेंगी, ओके। सो अभी रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो चाइना और कनाडा के रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जैसे हुआवे कंपनी है, ओके, चाइना की। सो उनके जो सीनियर्स थे, ओके, मेंग वांजू, ओके, इन कनेक्शन विद एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट बाय द यूएस, द रिटेलिटरी अरेस्ट ऑफ 2 कैनेडियन सिटीजन्स इन चाइना, ओके। तो वहाँ पर क्या हुआ, इनके कहने पर, ओके, यूएस की रिक्वेस्ट पर, इनके कहने पर क्या हुआ, 2 कैनेडियन सिटीजन्स को चाइना में वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, ओके। क्योंकि कनाडा ने हुआवे के ऊपर जो था थोड़ा सा बोला था कि ये जो है डाटा वगैरह चोरी करते हैं, जैसे यूएस ने हुआवे के ऊपर बैन लगा दिया था, यही इल्ज़ाम लगा के कि ये डाटा वगैरह चोरी कर लेते हैं, डाटा इनसिक्योरिटी का जो है चांस रहता है अगर हुआवे जो है यूएस में काम करेगी। तो यूएस ने बैन कर दिया, तो कनाडा ने भी वैसे किया, क्योंकि यूएस और कनाडा दोनों आपस में बॉर्डर टच करते हैं और मिलिट्री टाई अप भी दोनों मुल्कों में है। तो कनाडा ने भी ऐसे किया, तो जिसकी वजह से तो चाइना ने क्या किया, जो कैनेडियन सिटीजन्स थे चाइना में उनको अरेस्ट कर लिया, ओके। तो जो कि गलत बात है। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो टू सस्पेंड द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग आफ्टर बीजिंग प्रोमलगेटेड नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। तो अभी मैंने जब डिस्कस किया कि हांगकांग में जब उनका सिक्योरिटी लॉ खत्म किया गया तो तब भी कनाडा बोला था। तो आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ओटावा, ओके, ओटावा जो है कैपिटल है कनाडा की। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि चाइना ये कह रहा है कि ओटावा जो है बीजिंग के इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर कर रहा है, जो कि सही बात नहीं है, ओके। सो इसीलिए जो है रिटालिएशन मतलब कि अगर कोई किसी पे हमला करे तो दूसरा मुल्क जब पहले वाले पे हमला करे तो उसको बोलते हैं रिटालिएशन, ओके। तो इसलिए चाइना ने जो है रिटालिएशन दिखाते हुए अरेस्ट किए हैं कैनेडियन सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स जो है यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट्स का एक दूसरे के खिलाफ, तो जो कि सही नहीं है, ओके। चाइना ने जो जैसे 3 मिलियन जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने की यहाँ पर बात बोली है, धमकी दी है, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ओके। चाइना को जो है सही समझ को अपनी समझ के हिसाब से चलना चाहिए, सही काम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये ऐसा ही कर रहा है। कहीं यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है और जैसे और भी मुल्क हैं उनके साथ भी कई बार अपने डिस्प्यूट ये खोल के बैठ जाता है, ओके। सो नेपाल के साथ भी इसने डिस्प्यूट खड़े किए हैं, भूटान के साथ भी खड़े कर लिए हैं, ओके। तो इंडिया के साथ तो है ही है, सिर्फ दोस्त है तो ये पाकिस्तान का दोस्त है, और अभी रशिया के साथ ये दोस्ती बना रहा है, क्योंकि पहले समय में रशिया के साथ भी इसके डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन अभी जो रशिया वाला जो साइड है ये इसने वहाँ पर शांति बना ली है, और इंडिया वाली साइड ये जो है यहाँ पर ड्रामे कर रहा है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है लास्ट में कि जो इस तरह की एग्रेशन है, ओके, चाइना के जो एंगेजमेंट है वर्ल्ड के साथ ये ज़्यादातर नहीं चलने वाला, इसको ठीक करना होगा। चाइना को यूनिलेटरल एग्रेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ग्लोबल ऑर्डर को हमें मेंटेन करना है, तो बीजिंग जो है उसको रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए नेशंस का, लोगों का, तो अगर वो वर्ल्ड में अपनी रिस्पेक्ट चाहता है तो ये था आर्टिकल। ये मैंने डिस्कस ऐसे किया है कि जैसे आपको थोड़ा सा पता चले कि चाइना के कैसे कैसे रिलेशन है पूरे वर्ल्ड के साथ। तो वैसे तो जो न्यूज़ हम लेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ओके, लेकिन फिर भी चाइना का जो एक नेचर है वो आपको पता लगना चाहिए, ओके। तो जैसे एक ओवरऑल आपको एक सिनेरियो आपके दिमाग में आएगा, इसलिए मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। ये है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। तो यहाँ पर जो मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है, ओके, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, उसके बारे में यहाँ पर जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर बात बोली गई है कि जो यूनिलैंग्वेज क्या वो सिस्टम सही है या मल्टी लैंग्वेज वाला सिस्टम सही है। जैसे यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात बोली गई थी, तो कितना बढ़िया बच्चे सीख सकते हैं अपनी मातृभाषा में, तो इसका जो क्या इम्पैक्ट होगा
तो इसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है और रिसर्च में क्या सामने आया है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनाउंस की गई है भारत सरकार के द्वारा, वहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है लैंग्वेजेस के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में कि कैसे जो है बच्चा जो है सीखेगा। ओके, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पर बात बोली गई कि जो फाउंडेशनल स्टेज होगा बच्चे का, उसको जो है उसकी मातृभाषा से ही लिंक करना है। ओके, लैंग्वेजेस खासतौर जो स्कूल एजुकेशन में जब भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा, चाहे लिटरेसी हो चाहे कोई भी न्यूमरेसी अटेनमेंट्स बच्चों को यहाँ पर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो सेक्शन 4.11 और सेक्शन 4.12 है, वहाँ पर जो चिल्ड्रंस जो लर्न का जो वहाँ पर कॉर्नर है, वहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर बात बोली गई है कि बच्चे जो है मदर टंग में ज़्यादा जो क्विकली है वो लर्न कर रहे हैं। ओके, तो जो रिसर्च है वो भी ये सीधे सीधे बता रही है कि 2 से 8 साल की एज जो है बच्चों की, उसमें बच्चे जो है ज़्यादा जल्दी पिकअप कर रहे हैं, खासतौर पे अपनी मदर लैंग्वेज में। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, चाहे कोई भी मुल्क हो, जैसे हम चाइना की भी बात करें तो चाइनीज़ ही वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो अपने मोबाइल फ़ोन जो भी चीज़ बनाते हैं वहाँ पर चाइनीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, इंग्लिश को वहाँ पर वो कोई भी किसी तरह की तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि इंग्लिश वहाँ पर बोली जाती है, वहाँ पर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि मैनी ऑफ दोज आर्टिकुलेशंस सपोर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग होम लैंग्वेजेस एंड मदर टंग्स एट द आउटसेट ऑफ लर्नर्स होपफुली लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जर्नी। तो बच्चे की अच्छी एजुकेशन जर्नी के लिए इंटरनेशनल रिसर्च जो है वहाँ वो जो यहाँ पर बता रही है कि जो होम लैंग्वेजेस और मदर टंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चा जब अपनी भाषा में सीखता है तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है सीखने में। तो यहाँ पर ये रिसर्च जो है बता रही है। सो आगे यहाँ पर जो बात बोली गई है, जो यहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट की बात बोली गई है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टी लिटरेसी इन इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इससे जो न्यूज़ आई है ये हमें बता रहा है कि अभी जो मोस्ट रिसेंटली जो डाटा आया है वो एक पॉजिटिव साइन बता रहा है कि जब भी हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं उससे जो है अच्छी जो है कॉग्निटिव स्किल्स और लर्निंग आउटकम्स जो है निकल के सामने आए हैं बच्चे की। और साथ ही साथ हमने फोकस करके चला है जो बाइलैंग्वेज प्रैक्टिस है। ओके, उनका क्या इम्पैक्ट है जो है प्राइमरी क्लासरूम जहाँ पर बच्चे अभी सीख रहे हैं। ओके, जिनकी उम्र जो है 2 से 8 साल के अभी बीच में है। तो ये सीधी सीधी जो भी रिजल्ट निकल कर आया है तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में जो है हमारे सामने आया है। ओके, तो जो भी जो बातें इस रिसर्च प्रोजेक्ट में निकल के आई थी वही रिकमेंडेशन इस पॉलिसी के तहत जो है हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है बात यही की गई जो हमारे पास खजाना है ओके भारतीय भाषाओं का, उसको जो है एज ए हमने क्लासरूम रिसोर्स यूज़ करना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में स्टार्टिंग के जो एजेस हैं उनके उसी मातृभाषा में वो सीखें और आगे बढ़ें और अपने जो जिस भी तरह का प्रश्न उनके दिमाग में आता है उसको आगे रखें, तभी जो है बच्चा जल्दी ग्रो करेगा। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि हमें रुकावट नहीं पैदा करनी है बच्चों के सामने ओके। तो यहाँ पर बात की गई हमने यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, ये हमारा टारगेट है कि हम पैदा करें जितने भी भारत के स्कूल हैं वहाँ पर ओके। तो ये कोशिश की जाएगी कि जो मदर लैंग्वेज है उसी में हो ओके। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन सही है तो सरकार इसी हिसाब से जो है काम करेगी। तो इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। तो सही बात है ये, अगर जो भी बच्चा अगर स्टार्टिंग के एजेस में अपनी मातृभाषा के साथ लिंक रहता है क्योंकि घर में वो भाषा बोली जाती है तो उसमें अगर वो सीखेगा तो उसको ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे यहाँ पर एक और रिसर्च यहाँ पर बात की गई है, मई 2016 से जुलाई 2020 तक एक रिसर्च कंडक्ट की गई है बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ओके। तो वहाँ पर स्टडी किया गया है लैंग्वेज लिटरेसी न्यूमरेसी और कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं बच्चों की। तो यहाँ पर 1800 बच्चों को जो एक सैंपल लिया है ओके, क्लास 4th और क्लास 5th के बच्चे हैं ओके। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे जिनके ऊपर सर्च की गई है वो है गवर्नमेंट स्कूल से हैं ओके, जहाँ फिर हाइपर अर्बन एरिया से हैं दिल्ली और हैदराबाद के। इसके अलावा टाउन रूरल एरियाज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार ओके। तो यहाँ पर जो है इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है विद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग ए मिक्स ऑफ हिंदी तेलुगु एंड इंग्लिश ओके। सो इन तीनों लैंग्वेज के मिक्स में इनको जो है यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, पढ़ाया गया है। So although officially a monolingual medium of instruction, English, Hindi and Telugu was assigned of each school. Okay. तो ऐसे इस तरीके से जो रिसर्च कंडक्ट की गई, तो जो रिसर्च का डाटा आया उसने हमें ये बताया कि जो जो बच्चों ने लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल सीखे ओके, तो जिन्होंने अपनी होम लैंग्वेज में सीखे अपनी कम्युनिटी लैंग्वेज में सीखे उन बच्चों को जल्दी समझ में आ गया ओके।
जब उन बच्चों का टेस्ट लिया गया। लेकिन जब इंग्लिश की लिटरेसी के स्कोर देखे गए तो वो बहुत कम थे इन कंपैरिजन टू देयर मदर टंग इंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये यहाँ पर बात जो है सामने आई, देखने को मिली। ओके, तो आगे यहाँ पर जो बात बोली गई है वो है कि जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस हैं, जब ऑब्जर्वेशंस की गई तो ये चीज़ें पता चली कि जो बाईलैंग्वेज फार्मूला है, ओके, जो मल्टीलैंग्वेज टीचिंग है, वो जो है अपने आप ही नेचुरली जो है इंडिया के जो प्राइमरी क्लासरूम से वहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है इससे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स चिल्ड्रन को जो है मिलेंगे आने वाले समय में, जो कि अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं, अलग अलग मल्टीलैंग्वेज होम से आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। ओके, टीचर्स को जो है बताना होगा कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे पेरेंट्स के ऊपर। ओके, पेरेंट्स को बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी लैंग्वेज फार्मूला। ओके, कैसे अपनी मदर लैंग्वेज में अगर बच्चा सीखेगा तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो वहाँ पर घर में भी जो है उसको सपोर्ट मिले बच्चे को, तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। आगे बात बोली गई है कि थोड़े बहुत यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हुए हैं NEP 2020 पॉलिसी के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, तो वो है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश को लेकर। ओके, तो ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म हुआ है। तो पॉलिसी जो है क्लियरली ये बात बोलती है, स्पेस प्रोवाइड करती है कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला में यूज़ किया जाएगा। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग हाई क्वालिटी बाईलैंग्वेज बुक्स, तो ये भी बोल रही है कि जो इंग्लिश की हाई क्वालिटी बुक्स हैं उसको भी उसका कन्वर्जन जो है बाईलैंग्वेज जो है लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय भाषा है उनमें किया जाएगा, ताकि कि बच्चे अपनी भाषा में जो है वो हायर अच्छी जो स्टडी है उसको पढ़ सके। ओके, और अच्छी बातें जो है, अच्छा मटेरियल जो है बच्चों को जो है उनकी होम लैंग्वेज में जो है प्रोवाइड हो सके। ओके, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स खास तौर पे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चा अच्छे से फोकस कर पाए। तो देखिए अभी इंग्लिश यहाँ पर जो पढ़ाई गई है, जैसे हम भी इंग्लिश पढ़े हैं, ओके, बहुत पुराने समय से ये लागू है, तो इसका मेन मकसद यही था इंग्लिश लागू करने का कि बच्चे इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सीखें। वो क्योंकि जब आगे जाके बच्चे रिसर्च करेंगे तो जितना भी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है ना वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। ओके, वो हिंदी या किसी और भारतीय भाषा में आपको जो मॉडर्न रिसर्च जो चल रही है वर्ल्ड लेवल पर, ओके, अलग अलग फील्ड्स में, चाहे इकोनॉमी का फील्ड्स है, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड्स है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। ओके, कि बच्चे पढ़ें और आगे जाके जब रिसर्च करना हो बच्चे को परेशानी ना आए। ओके, तो यहाँ पर अगर इन्हीं लैंग्वेजेस की बुक्स को अगर हम जो हाई क्वालिटी की बुक्स हैं इनको हमारी अपनी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं तो इससे सीधी सीधी बात है कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है हमारी भाषा को भी और हमारे बच्चों को भी। ओके, और जो हमारा देश है वैसे ही बहुत ही बड़ी अमीर डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की। ओके, तो इसको हमें संभाल कर चलना है। ओके, जैसे जो देश हमारे सामने जो लगते हैं कि एडवांस है, जैसे US है, तो ये भी जितने भी लोग यहाँ पर बसे हैं ये सारे यूरोपियन ही थे किसी समय पर। ओके, यूरोपियन ही थे जो जाके वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में बसे थे, जाके US और कनाडा में, और वहाँ के ट्राइबल लोग थे, उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस थी वो डाइवर्सिटी इन्होंने ख़त्म कर दी है। ओके, US जैसे मुल्कों ने। तो हमारे पास तो अमीरी ही बहुत लैंग्वेजेस की, तो हम इसको संभाल के क्यों ना चले, ये तो हमारा खजाना है। ओके, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो प्रोविज़न है कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन की एजुकेटर्स और टीचर्स के लिए, ओके, वो जो आने वाले समय में एक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो प्रोवाइड करेगी, खासतौर पे जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पर। ओके, तो आने वाले समय में अगर एक बार जो बच्चा जो समझना सीख जाता है कि मैंने किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ओके, लर्निंग करना जो है उसको सीख जाता है। ओके, तो धीरे धीरे जो है वो उसके अंदर जो है कमांड जो है डेवलप हो जाएगी, कैसे मैं जो वेरियस सब्जेक्ट है, ओके, किसी लैंग्वेज में उसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। ओके, खासतौर पर अगर इंग्लिश की भी बात करें तो उसके ऊपर भी आगे वो फोकस कर लेगा जब एक बार उसको समझ आ गया कि पढ़ना कैसे है। ओके, लर्निंग कैसे करनी है, तो लर्निंग कैसे करनी है ये तो हमें उसको मदर टंग में ही समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात बोली गई कि इसको भी हमें एज ए सब्जेक्ट जो है विद इन सब्जेक्ट जो है प्राइमरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो मल्टी लैंग्वेलिज्म है, ओके, वो जो है एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको याद कराने के लिए, उनको समझने के लिए, तो बहुत ही बेनिफिट है। ओके, बहुत सारे स्किल्स जो है बच्चों के अंदर जो है वो प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में। तो आगे जो ऑथर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो मल्टी लैंग्वेज प्रैक्टिसेस हैं वो इंडियन प्राइमरी स्कूल्स में आगे जो प्रमोट करें होगी जो अच्छी है, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये जो ब्रिटिश स्कूल्स हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लंदन जैसा शहर है वो भी एक मल्टी लैंग्वेज सिटीज़ हैं। ओके, वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, खासतौर पर जो प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम से वहाँ पर जो बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो है होम लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है।
ओके, तो वहाँ पर ये पॉलिसी जो है ब्रिटेन के स्कूल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात बोलने की, अगर मैंने इंग्लिश में फ्लुएंसी लेके आनी है, ओके, बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करें टीचिंग में, तो तभी आएगी, ओके, बच्चों के अंदर। इसको ज़्यादातर अगर हम एज ए सब्जेक्ट डील करेंगे बच्चों के साथ, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर फ्लुएंसी लेकर आनी है इंग्लिश में। जब इंग्लिश के अच्छे कंसेप्ट जो है बच्चे समझ पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा वर्ड हमने बोलना है, ओके, कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि क्लासरूम, ओके, सो इसके अलावा जितने भी क्लासरूम है यहाँ पर उसके बारे में बात बोली गई है कि beyond the confines of classrooms and informed discussions on language and education policy, so multilingualism and multiliteracy have proven clinical advantages to for adults as well. So जो बड़े लोग हैं, ओके, जब बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन से बाहर निकल के जाएंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे, तो तब भी ये जो चीज़ है बहुत ही फायदेमंद होगी आने वाले समय में, और अडल्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। तो जो जितना हम जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करेंगे, ओके, उतना ही जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है इंडिया की यंग पॉपुलेशन को आने वाले समय में मिलने वाला है, और इकोनॉमी को उससे और भी ज़्यादा फायदा होगा। जितना अच्छा प्रोडक्ट बच्चे के रूप में हम बाहर पैदा करेंगे, ओके, बाहर निकालेंगे, ओके, जैसे मैंने इस पूरे सेशन के स्टार्टिंग आर्टिकल से बात की थी कि इनर शक्ति को डेवलप करना है, ओके, अपने अंतरात्मा की जो शक्ति है उसको डेवलप करना है, अच्छी आदतें डेवलप करनी है, तो ऐसा प्रोडक्ट हमने बाहर निकालना, ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, ओके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है, ऐसे बच्चों की अभी कमी हो रही है देश में, ओके, तो समझदार बच्चे हमने पैदा करने हैं, तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जो कि सरकार लेकर आई है, और साथ ही साथ हमें अपने अंदर को भी जो है यहाँ पर टैकल करके चलना है कि कैसे हम जो है अच्छे इंसान बने। तो ये था फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से आर्टिकल समझ आए हैं। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी नए चेंजेस होंगे मैं करूंगा यहाँ पर, ओके, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि नए चेंजेस और यहाँ पर डिस्कशन में किए जाएं। तो तब तक के लिए आप एंजॉय करें डिस्कशन को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिस्कशन सुनने के लिए। धन्यवाद।